स्टूडेंट, मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं एक और शानदार प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ एसएससी का जीके जीएस का। ये वीडियो बेटा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी सीजीएल, एसएससी जेडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएल, जो भी एसएससी के अंतर्गत पेपर आता है वो ये वीडियो उस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल होगी। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए बेटा। शुरुआत करूँगी मैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1948, 1951, 1950, 1947। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा, इसका ऑप्शन नंबर बी है। 1951 में भारत संविधान का पहला संशोधन किया गया था। थोड़ा सा मैं और आपको इसको समझा देती हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या हुआ था इसमें। ठीक है बेटा, ये जिसको हम संविधान भी कहते हैं, जिसको प्रथम संशोधन भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको प्रथम संशोधन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको इस नाम से भी जाना जाता है अधिनियमित संविधान। ठीक है बेटा, कभी आपसे ये नाम लिख जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। यदि आपसे पूछे कि भारत का संविधान का अधिनियमित संविधान किस वर्ष हुआ था तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। पहला संविधान या अधिनियमित संविधान, ये दोनों एक ही है बेटा। ठीक है बच्चा, कंफ्यूज मत होना। कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि भारत संविधान का अधिनियमित संविधान किस वर्ष शुरू हुआ था तो एक ही है इसका आंसर, 1951 में। ठीक है बेटा, इसके अंदर क्या किया गया था बेटा, इसके तो भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार के प्रावधानों में कई बदलाव किए गए थे। जो भारत संविधान के मौलिक अधिकार होते हैं ना बेटा, उसके मौलिक अधिकार में काफ़ी इनके बदलाव किया गया था। ठीक है बच्चा, आपको मैं बता देती हूँ इसमें क्या किया था। 10 मई 1951 में, ठीक है बच्चा, 10 मई 1951 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने बहुत जल्दी में इसको पेश किया था बेटा। ठीक है बच्चा, आपसे पूछ लिया जाए कि इसको पेश किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो वहाँ के उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री जो थे। 10 मई 1951 में प्रधानमंत्री ने तत्कालीन बैठक में इसका जो किया था बेटा, इसका क्या किया था, नेहरू जी ने पेशकश की थी। और इसको कब अधिनियम कब मिला था, 8 जून 1951 में इसको बेटा संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। मतलब जो इसको चेंज किया गया था, मतलब कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में चेंज कब हुआ था, 8 जून 1951 में किया गया था बच्चा। ठीक है, थोड़ा सा और समझा देती हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं आपको नेक्स्ट पेज में थोड़ा समझाती हूँ इसके बारे में बेटा। इसके अंदर बेटा 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372, 376 में संशोधन किया गया था। मतलब किस में बदलाव किया गया था बेटा, 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372, 376। ठीक है, इनके अंदर संशोधन किया गया था, मतलब जो बदलाव किया गया था इनके अंदर अनुच्छेद के अंदर किया गया था। और इसके अंदर क्या जोड़े गए थे, इसके अंदर बेटा 2 अनुच्छेद जोड़े गए थे। कौन से, एक 31 का तथा 31 खा। और इसके अंतर्गत 31 का और 31 खा 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कभी भी कि जो प्रथम संशोधन था उसके अंदर 2 अनुच्छेद कौन से जोड़े गए थे, एक 31 का और 31 का 2 अनुच्छेद जोड़े गए थे बेटा। ठीक है, और इनको इसको किस में रखा गया था बेटा, इन दोनों को 9वीं अनुसूची को भी संविधान में जोड़ा गया था। और ठीक है बेटा, सॉरी थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो गई थी। और इसके साथ क्या किया था, जो 9वीं अनुसूची थी उसको भी संविधान में जोड़ा गया था बेटा।
आपसे ये भी पूछ सकता है कि और कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था, तो 9वीं अनुसूची को भी इसी के अंदर जोड़ा गया था। आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले जाए तो बेटा आपको आंसर पता होना चाहिए। मैं आपको हमेशा ये चीज़ समझाती हूँ कि एक क्वेश्चन के 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपको हमेशा देखने चाहिए कि एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, उसको आपको समझने चाहिए, क्योंकि पेपर बेटा कभी भी एक जैसा नहीं आता है। यदि मैं कहूँ जो इस साल क्वेश्चंस आए वो अगले साल भी आएंगे, जो पिछले साल क्वेश्चंस आए थे वो भी इस साल आएंगे, ऐसा नहीं होता बेटा। क्वेश्चंस घुमा फिरा के ही पूछे जाते हैं, एक ही क्वेश्चन से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो आपको सभी के आंसर पता होने चाहिए। शुरुआत करूँगी मैं अपने अब सेकंड क्वेश्चन को भी स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि इसकी ज़्यादा इसमें कुछ बताने लायक है नहीं बेटा, तो मैं सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर सी है, गुजरात। ठीक है बेटा, जो यमुना नदी है वो हरियाणा से भी, उत्तर प्रदेश से भी और उत्तराखंड से भी होती है बेटा, ये तीनों, और उसके बाद ये दिल्ली से होते हुए जाती है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देती हूँ। इसको बेटा यमुना नदी भी कहते हैं। एक चीज़ में कन्फ्यूजन मत होना बेटा, इसको जुमना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बेटा, जुमना ये जा है, ठीक है बेटा, जुमना के नाम से भी इसको जाना, यमुना को जुमना के नाम से भी जाना जाता है। कभी कंफ्यूज मत होना कि कभी आपसे ये पूछ जाए कि जुमना नदी कहाँ पे है, तो कंफ्यूज मत होना, यमुना और जुमना दोनों ही सेम है, क्योंकि कुछ ज़िले में यमुना को जुमना भी कहा जाता है बेटा। ठीक है बच्चा, आपको पता है ये जो सबसे पवित्र नदियों में से एक नदी है, ये जो यमुना नदी है, ये पवित्र, जो जितनी जैसे गंगा एक पवित्र नदी है, उनमें से एक नदी है ये। ठीक है बेटा, आप, और ये मैं आपको सबसे बताती हूँ, ये नदी की जो सबसे बड़ी सहायक है ना बेटा, ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। ठीक है, आपसे पूछा गया कि गंगा नदी की सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। ठीक है बच्चा, और इसको मैं ये कहाँ आपको बता देती हूँ ये यूपी जो प्रयाग में है, उत्तर प्रदेश में आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश में जो प्रयाग है जहाँ पे नदियों का संगम होता है, 3 नदियों का संगम होता है बच्चा। ठीक है, प्रयाग में यमुना नदी का एक विशाल नदी के रूप में चेंज हो जाती है, क्योंकि ठीक है बेटा, उत्तर प्रदेश के प्रयाग में यमुना नदी एक विशाल नदी का रूप लेती है। आपको भी पूछ लिया जाए यमुना नदी सबसे कहाँ पे लेती है? प्रयाग में। ठीक है बच्चा, थोड़ा सा और समझा देती हूँ, क्योंकि क्या होता है प्रयाग में बेटा, क्या होता है, यमुना गंगा नदी में मिलती है, जहाँ पे नदियों का संगम होता है। ठीक है बेटा, प्रयाग में गंगा नदी से यमुना मिलके एक विशाल रूप लेती है अपना। ठीक है बच्चा, और ये निकलती कहाँ से है बता, यमुना नदी निकलती कहाँ से बेटा? यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री कहाँ पे है? ये है बेटा उत्तराखंड में। ठीक है बेटा, उत्तराखंड में है, यमुनोत्री जगह से निकलती है बेटा ये, और प्रयाग के उत्तर प्रदेश में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। आपको पता है ये वहाँ से फिर हरियाणा को मिलती है, उत्तर प्रदेश में मिलती है, उत्तराखंड से फिर उसके बाद दिल्ली में जाके मिलती है, और काफ़ी बीच में चले आते हैं, वहाँ पर भी ये चीज़ें मिलती है बच्चा। ठीक है, आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए बेटा। ठीक है बच्चा, इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं। बेटा सेक्शन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए, शेयर करते हुए जरूर चलिए। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी नहीं भी लग रही है तो प्लीज़, मैं हमेशा अपनी वीडियो में हमेशा बोलती हूँ, वीडियो अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दीजिए कि आपको वीडियो पसंद क्यों नहीं आ रही बेटा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करूँगी कि आपको सेटिस्फेक्शन दे सकूँ और अपनी वीडियो को और बेहतरीन ला सकूं, जिससे कि आपको वीडियो अच्छी लगे। आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है या कोई चीज़ ऐसा कोई टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी उसको भेज सकते हो, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको वो डाउट भी क्लियर कर दूँगी बेटा। ठीक है, वैसे तो जीके जीएस में इतने डाउट नहीं होते हैं, मैथ्स में तो मैथ्स होगी, इंग्लिश हो गई, रीजनिंग होगी, इसमें भी होते हैं। यदि आप इसके अलावा मैथ्स की भी तैयारी कर दो बेटा, मैं मैथ्स की भी क्लासेस
डेली करवाती हूँ। तो आप यदि मैथ्स में भी इंटरेस्टेड हो तो आप मेरी उसकी भी वीडियो दे सकते हैं। प्लेस लिस्ट मैंने इसकी भी अलग से बना रखी है। ठीक है बेटा, शुरुआत करूँ, क्वेश्चन पे आते हैं अपने। बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ब्याज में, गारंटी के, ऋण में या समापार्श्विक के लिए? इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर सी है, ऋण में किया जाता है। जो जो बैंक में सबसे ज़्यादा जो पैसे जमा होते हैं ना बेटा, उसका जो उनका प्रयोग हमेशा ऋण, लोगों को ऋण देने के लिए किया जाता है। वे उन लोगों की आवश्यकता करने के लिए हो जाता है जिनको ऋण दिया जाता है, फिर उनसे ब्याज अर्जित किया जाता है बेटा। क्योंकि जिनको ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत होती है उनको ये ऋण के रूप में दिया जाता है बेटा। ठीक है बच्चा, क्योंकि बैंक क्या करता है, लोगों से पैसे जमा जो करवाता है, वो जिन लोगों को ज़रूरत होती है पैसों की, उसको ऋण देता है। ऋण के बदले वो क्या लेता है, फिर उनसे क्या लेता है, ब्याज भी लेता है। तो उससे क्या होता है, बैंक वालों को फ़ायदा भी होता है बच्चा। ठीक है बेटा, तो इतना कुछ है नहीं इसमें बताने के लायक। तो फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ICC इमजिंग, ठीक है बेटा, इमजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 में किसे प्रदान किया गया था? ठीक है बच्चा, इसका है शिखर धवन, KL राहुल, हार्दिक पांड्या या ऋषभ पंत? इसका जो बेटा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ऋषभ पंत। ठीक है, इनको उभरता हुआ खिलाड़ी के रूप में बेटा इनको 2018 में ये पुरस्कार मिला गया था। ठीक है बेटा, और आपको थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा और समझा देती हूँ ऋषभ पंत के बारे में। बेटा ये इंग्लैंड में टेस्ट हुआ था, इंग्लैंड के टेस्ट में जो टेस्ट हुआ था, और जो इन्होंने सबसे पहले एक भारतीय विकेट कीपर थे बेटा ये, जिन्होंने शतक बनाया था। इंग्लैंड में जो टेस्ट मैच हुए थे बेटा, वहाँ पे इन्होंने पहले ये भारतीय कीपर थे जिन्होंने अपना शतक पूरा किया था। ठीक है बेटा, और इन्होंने यहाँ पे सबसे अधिक कैच लेने का भी रिकॉर्ड की बराबरी की थी। सबसे अधिक कैच लेने की रिकॉर्ड की भी बराबरी की थी बेटा इन्होंने। ठीक है बच्चा, ठीक है, बस थोड़ा सा यही सब बताने के लिए कि इंग्लैंड टेस्ट में इन्होंने पहले भारतीय, तो पूरी भारतीय ऐसे को विदेशी पिच में कौन सा ऐसा खिलाड़ी था जिन्होंने विकेट कीपर ने जिसने पहला शतक बनाया था, ये भी ऋषभ पंत के नाम पे है। सबसे अधिक कैच का रिकॉर्ड किसने बराबरी की थी, ऋषभ पंत ने की थी बेटा। ठीक है, इतना ही था, इसमें कुछ बताने लगे इतना ज़्यादा है नहीं। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूंगी मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो उसे कहा जाता है बेटा? उसको जो कहता है प्रतिरोध है, प्रेरण, संवहन या घर्षण? इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा ये ऑप्शन नंबर डी है, घर्षण। आपको पता है घर्षण हमेशा बेटा विपरीत दिशा में काम करता है। ठीक है, जो घर्षण है हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, शरीर घूम रहा है, ऐसा लगता है कि शरीर घूम रहा है, जिससे शरीर धीमा भी हो रहा है। ये चीज़ हमें भी फील होती है बेटा इस चीज़ को। ठीक है, चलो इसे तो ज़्यादा बोलने की इसमें है नहीं जरूरत, तो सीधा आपसे पूछ कि घर्षण कैसे कार्य करता है? घर्षण हमेशा बेटा विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्क्वैश रेस 2018 महिला एकल खिताब किसने जीता था? भुवनेश्वर कुमारी, ज्योत्सना, चिंपा, दीपिका पल्लिकल एंड उर्वशी जोशी? ठीक है बेटा, जो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी है, ज्योत्सना चिंपा। ठीक है बेटा, इक्वेस था बेटा, सॉरी थोड़ा सा बोलने में गलती हो गई थी। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में समझा देती हूँ बेटा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड 16वां राष्ट्रीय खिताब जीता था। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के बेटा इन्होंने 16वां राष्ट्रीय खिताब जीता था बेटा। ठीक है बेटा, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था इन्होंने और 16वां राष्ट्रीय खेल जीता था। ठीक है, थोड़ा सा और समझा देती हूँ बेटा इनके बारे में। इन्होंने बेटा
2016 में बेटा इन्होंने 10वीं रैंकिंग प्राप्त, विश्व की 10वीं रैंकिंग प्राप्त की थी। ठीक है बेटा, जुलाई 2016 में इन्होंने विश्व की 10वीं रैंकिंग प्राप्त की थी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था और थोड़ा सा और समझा देती हूँ। इन्होंने अंडर 19 वर्ग में जो ब्रिटिश जूनियर, बता देती हूँ यहाँ पर लिख देती हूँ सेकंड थोड़ा सा। ठीक है बेटा, ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीता था बेटा। जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी थी ये बेटा। अंडर 19 ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश ठीक है बेटा, स्क्वैश जो था, इन्होंने जीतने वाली चैंपियनशिप जीत के पहली भारतीय थी ये। ठीक है बेटा, और आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ। 2016 में दक्षिण एशियाई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था 2016 में। यहाँ पे बेटा स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज में बढ़ती रुको। ठीक है बेटा, ये 16 बार भुवनेश्वरी कुमारी को बहुत बुरी टक्कर दे के, गेम जो चला था बेटा बहुत लंबा चला था और उनको पूरी टक्कर दे के 17वीं बार राष्ट्रीय चैंपियन स्क्वैश का एक नया मानक अपने नाम पे इन्होंने किया था बेटा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं बेटा? 11, 14, 12 या 13? इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर सी है 12। वर्तमान समय में बेटा जो है, इसमें थोड़ा सा और इसके अलावा भी समझा देती हूँ। वर्तमान समय में केवल बेटा 470 अनुच्छेद है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकते कि कितने अनुच्छेद है? वर्तमान में 470 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं बेटा, और क्या है, और ये जो है बेटा 25 भागों में विभाजित है। ये दोनों जो है 25 भागों में विभाजित है बेटा। ठीक है बच्चा, और आपको पता है, और जो इससे पहले, ठीक है, जो इससे पहले समय पूर्व जब मूल संविधान में कितने थे बेटा? जब इससे पहले आपसे ये जब बना नहीं था, जब ये संविधान बना नहीं था, उससे पहले बेटा कितने थे वो भी बता देती हूँ। आपसे पूछ सकते हैं कि इससे पहले कितने थे, तो 395 अनुच्छेद थे बेटा। उसमें आपको बता देती हूँ, अनुच्छेद थे उसमें बेटा, और उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। 8 अनुसूचियाँ थी और ये 2 भागों में, ठीक है बेटा, जो कि बेटा 22 भागों में विभाजित थी बेटा। आपसे ये भी पूछी जाएगी कि इससे जब इनका निर्माण हुआ था तो उसमें तब कितनी अनुसूचियाँ थी बेटा? तब 8 अनुसूचियाँ थी, 315 अनुच्छेद थे। ठीक है बेटा, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको आंसर इनके पता होंगे बेटा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती हूँ मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किससे संबंधित था? अमेरिका क्रांति से, रूसी क्रांति से, जापानी क्रांति से या फ्रेंच क्रांति से? बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बेटा, रूसी क्रांति से था। ठीक है बेटा, आपको पता है ये जो इन्होंने ये बेटा ये मार्क्स है बेटा। ठीक है, थोड़ा सा ये सा है, ये री की मतलब मार्क्स और फ्रेडरिक एंगलोस। ठीक है बेटा, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगलोस द्वारा बेटा ये द कम्युनिस्ट। ठीक है बेटा, यहाँ पे जगह नहीं तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बेटा, यहाँ पे जगह नहीं तो मैं नेक्स्ट पेज में लिख देती हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पे लिख दिया द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो
जो 1848 में एक रैली में इन्होंने कहा था बेटा। ये दो जिन्होंने किया था, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा बेटा। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 को एक रैली में कहा था बेटा। ठीक है बेटा, थोड़ा सा इसी के बेस पे एक क्वेश्चन और है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ बेटा। ये क्वेश्चन भी इसी पर है। दुनिया भर के मजदूर एकजुट, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय तुम्हारी जंजीरों के। ये पंक्तियाँ किसने लिखी थी बेटा? इसका जो करेक्ट है बेटा, लेनिन, वोल्टेरे, मैक्स मॉर्की या कार्ल मार्क्स ने बेटा। इनके भी दो थे, मैंने आपको बताया था, कार्ल मार्क्स थे एंड फ्रेडरिक एंगल्स थे। ठीक है बेटा, तो इनका करेक्ट आंसर है कार्ल मार्क्स। आपसे इससे भी पूछ लिया जाए कि दुनिया भर के मजदूर एकजुट हो, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय तुम्हारी जंजीरों के। ये पंक्ति किसने लिखी? ये कार्ल मार्क्स ने ही लिखी थी बेटा। दोनों ही एक दूसरे से रिलेटिव क्वेश्चन से बेटा, कोई भी पूछ लिया जाए तो आपको आंसर पता होना चाहिए बेटा। ठीक है बच्चा, और आपको पता है ये जो पंक्तियाँ हैं ना, सारी पंक्तियाँ ये बेटा कार्ल मार्क्स की समाधि पर भी अंकित की गई है। अंकित है ये, इनकी समाधि पर भी यही लाइन अंकित की गई है, लिखी गई। अंकित मतलब लिखी गई है बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूंगी मैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? आर के लक्ष्मण किस कला से लिए जाने जाते हैं? शास्त्रीय संगीत, भित्ति चित्र, कार्टून या फिल्म? इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा, ऑप्शन नंबर सी है, कार्टून। थोड़ा सा इनके बारे में भी मैं समझा देती हूँ बेटा। सबसे पहले तो मैं इनका पूरा नाम बताती हूँ आपको। रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर लक्ष्मण, ये बेटा इनका पूरा नाम है। ठीक है बच्चा, रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर लक्ष्मण। ये बेटा एक भारतीय कार्टिस्ट, इलस्ट्रेटर एंड हास्य कलाकार थे बच्चे। ठीक है, आपको थोड़ा सा इनके बारे में और बता देती हूँ। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिलते हैं बेटा? पद्म भूषण और बेटा इनको पद्म विभूषण कह सकते जिसको बोलते हैं। और एक इनको रेमन मैगेस पुरस्कार भी दिया गया था बेटा। इनको पुरस्कार मिले हैं, पद्म विभूषण मिला गया है। रेमन मैगेस पुरस्कार भी इनको सम्मानित किया गया था। थोड़ा सा और समझा देती हूँ उनके बारे में, थोड़ा सा और डिटेल ले लेते हैं बेटा। इसके यहाँ पे जगह नहीं है तो अपने नेक्स्ट पेज में ही भरूंगी मैं। ठीक है बच्चा, देखो इनको क्या है बेटा, इनकी रचना क्या है? द कॉमन मैन नामक इनकी क्या थी? एक इनकी रचना थी ये। ठीक है बच्चा, रचना कौन सी थी इनकी जो एक रचना थी ये क्या थी? द कॉमन मैन एक रचना थी। और बेटा इनको द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए उनको प्रतिदिन लिखी जाने वाली, ये जो अभी भी बिकता है बेटा ये अखबार, द टाइम्स ऑफ इंडिया। आप इंग्लिश का अखबार है ये, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर होता है ये। इंडिया में अभी भी आता है, इंग्लिश में आता है बेटा। इनको जो प्रतिदिन मतलब डेली लिखी जाने वाली जो कार्टून श्रृंखला थी ना बेटा, कार्टून श्रृंखला क्या थी? यू सैर टूट के लिए भी जाना जाता था बेटा। और ये कब शुरू हुई थी बेटा? 1951 में शुरू हुई थी। ठीक है, आपसे ये पूछा जाए कि इनकी रचना कौन सी थी? द कॉमन मैन थी। इनको कौन से न्यूज़पेपर में कार्टून छापा लिखा था? द टाइम्स ऑफ इंडिया। और श्रृंखला का क्या नाम था बेटा? यू सैड, सॉरी ये सैड नहीं, सैड था, सैड डा है बेटा, यू सैड टू। ठीक है, शुरुआत कब हुआ था? 1951 में। ठीक है बेटा, आज की क्लास बेटा 10 क्वेश्चन, मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ कि मैं 10 क्वेश्चन कराती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं ज़्यादा नहीं करवाती हूँ फिलहाल अभी, क्योंकि बेटा मेरा मानना है कि कम करना है
उतना करो कि जितना कि आप उसको समझ सको बेटा। मेरा मकसद ये नहीं होता कि 20-20 30-30 क्वेश्चन कराओ, क्वेश्चन लिखो, टिक लगा दो, हाँ पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। मेरे को होता है कि एक क्वेश्चन के 10 जितने क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनर कैसे भी अपने पूछ सकता है बेटा, तो आपको सबके क्वेश्चंस पता होने चाहिए। हमेशा एक चीज़ भी बोलती हूँ, आप जीके जैसी क्लास अटेंड कर रहे हो तो कॉपी पेंसिल लेके हमेशा बैठो, जिससे कि आप नोट्स बना सको और जिससे कि आपके और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो तो आपके पास नोट्स बने होने चाहिए बेटा। ठीक है, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक माई वीडियो, कॉमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब के लिए गुड नाइट स्वीट ड्रीम। कल फिर मिलेंगे नए क्लास में।